दुनिया भर में जो भी इंस्टीट्यूशंस पे पढ़ाया जाता है, तो अक्सर ये दिखता है कि भारत में ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि एक लोगों ने बना लिया है कि बिना जाने बिना समझे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और आप ग्रहों, जब आप कोई ऐसी बात सुने तो आप मना ही कर दें। ये जो बन गया है कि बिना जाने बिना समझे आप बस मना कर दो किसी चीज़ को, तो फिर हम कैसे कहें कि कोई शिक्षा हमें, फिर वो शिक्षा भी कहाँ है? हाँ, एक ये बात। दूसरी बात ये कि जैसे मैं अभी स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहा था, वहाँ का एक रेफरेंस और मुझसे छूट गया। जैसे 10th के बाद सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन जो लेगा उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं, अब इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा मैं प्रोफेशन 10वीं के बाद किसी को शिक्षा करने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक ज्ञान आपको हो गया, आप अपना काम करिए जो भी करना है। आपको अब पहले से डिसाइड होता है कि आपने दुकान खोलनी है, कि आपने वैज्ञानिक बनना है, कि आपने ड्राइवर बनना है, कि जो भी कुछ बनना है वो पहले से डिसाइड है। और 10th के बाद सिर्फ वही आदमी पढ़ता है जिसने प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी होती है। उस दृष्टिकोण से डिग्रीधारियों के रूप में एक सुखद अपने मन को समझाने के लिए कि अच्छा, एक वो है कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक शिक्षित अगर कोई देश है तो भारत है। मतलब अगर ये जैसे पूरे देश में हम केरल को बोलते हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया की कौमों को आप इकट्ठा कर लें तो उनमें सर्वाधिक शिक्षित भारत है। और हमारे यहाँ कई ऐसे बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हुए हैं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाए कभी, उनकी एजुकेशन ही नहीं उससे आगे की। तो वो चूंकि वहाँ एजुकेशन खत्म हो जाती है, जैसे एजुकेशन के सिस्टम से वो चलते हैं, तो हमारे सामान्य आदमी भी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इस तरह से चलता है। आपकी बात थी कि एस्ट्रोलॉजी या वास्तु या किसी विज्ञान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना होने के कारण ये हमारी परसेप्शन है, ये हमारी प्रोग्रामिंग की गई है ब्रेन की। इतना खंडन मंडन, इतना उपहास, इतना मजाक। अब सारी फिल्में इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि फिल्मों को देख करके हृदय परिवर्तन होता है। फिल्मों की वजह से ही गांधी हो सके। ना उन्होंने बचपन में हरिश्चंद्र तारामती देखी होती, ना वो महात्मा गांधी होते। हृदय रूपांतरण उनका इतना हुआ। बहुत लोगों के हृदयों को फिल्में बदलती हैं, और फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीज़ों को बच्चे सच समझते हैं। तो उन्होंने बड़ा इसके पीछे लोगों को समझ में आया कि ये ब्रेन वॉश का सबसे बड़ा तरीका है। तो सोची समझी साजिश के तहत कुछ फिल्में बनाई जाने लगी, और उन फिल्मों में पर्टिकुलर ढंग से कुछ नैरेटिव सेट किए गए, कुछ चीज़ों को प्रक्षेपित किया गया और बहुत व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया गया, है ना। तो वो बड़ी, हालांकि सोशल मीडिया पे वो काफ़ी प्रचारित रहता है, उस पर ज़्यादा प्रकाश डालने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा ना, तो ये उनमें जो भी दिखाए गए वो दूसरे तरह के लोगों को दिखाया गया। और वो एक, चूंकि लिखने वाले वो तो हम इसको कभी समझ ही नहीं पाए, उसके पीछे हमारी धारणा वैसी होती चली गई, क्योंकि पूरे समाज का एक मस्तिष्क उस हिसाब से काम करता है। पर धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हमें अपनी चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है और उसके बारे में उतना जानते भी नहीं है। दूसरा, इसमें राजसत्ता ने और शक्तिवान लोगों ने इस चीज़ के प्रसारण में, हमारे यहाँ अगर हम चारवाक की शिक्षाओं को ग्रहण कर चुके होते, अब देखिए बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बहुत सारी चीज़ों के विरोध में चली जाती है वो। चारवाक जो थे, चार वाक कहते हैं, चार कहते हैं शुभ को, और वाक कहते हैं बात करना, वाक, चार वाक जो शुभ वचन बोलते हों, ऐसे ऋषि थे। बृहस्पति उनके, हालांकि चारवाक को ऋषि के रूप में लोग, चारवाक को ऋषि नहीं थे, ऋषियों के समुच्चय को चारवाक कहते हैं। ऐसे बृहस्पति कोई अकेले गुरु नहीं थे, बहुत सारे बृहस्पति गुरु हुए हैं। तो उनके जो अधिपति थे वो बृहस्पति थे, और चारवाक साथ में काम करने वाले। चारवाक ने सबसे पहले जीवन में धर्म के मूल संदेश को समझने की व्यवस्था की तरफ इशारा किया सबसे पहले। अगर हमने उस समय चारवाक की पद्धति को अपना लिया होता तो हमारे यहाँ 1000 साल पहले न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टीन सब पैदा हो गए होते भारत में, सब 1200 साल पहले होने तो शुरू हो गए थे। हमने 2000 साल पहले तो हमारे यहाँ थे, गणितज्ञ थे, सब कुछ थे, आविष्कार किया, सारा कुछ किया। अभी देखिए, अभी संख्या की बात आती है, हमारे शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, है ना। और जो शून्य, एक के बाद भी 100 शून्य लगती हैं। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, और आर्यलट्ठ ने 100 के बाद 100 शून्य का आविष्कार किया। अभी मैं आपको गिनती सिखाऊंगा एक दिन, 100 के बाद भी 100 शून्य लग सकते हैं। और शताधिक बोलते हैं उसको। तो कई बार जैसे कोई मुझसे पूछता है कि हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, लाख बार प्रणाम करते हैं, करोड़ बार प्रणाम करते हैं। अगर असंख्य प्रणाम कभी करने हो तो वो प्रणाम है कि 100 के बाद 100 बार प्रणाम, 100 के बाद 100 शून्य प्रणाम।
100 के बाद 100 शून्य प्रणाम। अब ये असंख्य, मतलब इसके आप बहुत आगे चले जाएंगे फिर आप, पर हमारे यहाँ तक की गणनाएं हैं। 100 के बाद 100 शून्य की गणनाएं भी भारतीय विधान में हैं, जहां अभी शंख पदम और इससे आगे बढ़ ही नहीं पाई दुनिया। वहां जाके कैलकुलेटर भी पीपी कर जाएगा आपका, अगर आप उसमें लिखेंगे तो दबेगा नहीं, बटन ही नहीं दबेगा। पर वो संख्याएं की गणनाएं हमारे यहाँ हैं, अभी भी हैं, जिसमें हम एक सूर्य से दूसरे सूर्य के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। साइंटिस्ट नहीं लगा सके हैं आज तक, नासा को नहीं पता है, लेकिन हम अपने ग्रंथों के स्वाध्याय से उस दूरी को माप सकते हैं कि जुपिटर इस गैलेक्सी का, और जुपिटर ये जब मान के चलिए एक्स गैलेक्सी है और ऐसी वाई गैलेक्सी है, ऐसी तो हजारों गैलेक्सी हैं। वाई गैलेक्सी का जुपिटर और एक्स गैलेक्सी के जुपिटर के बीच कितना डिस्टेंस है आज विज्ञान नहीं बता सकता है, लेकिन हमारा ज्ञान बता सकता है, हमारे ऋषिगण बता सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन छांदोग्य उपनिषद में उसके संकेत हैं। तो ये बड़ी गहरी चीज़ें हैं, हम पढ़ाए ही नहीं हमने। अब छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट वर्णित है, 2000 साल पुरानी पुस्तक है, कि इस कालखंड में, इस होरा में, इस मुहूर्त में, इस नक्षत्र के बीच यदि कोई आदमी अज्ञात गमन को जाएगा तो भस्मीभूत हो जाएगा। अब अज्ञात गमन क्या हो सकता है? देखिए, सोच भी नहीं सकते अब, ये रॉकेट और ये तो सब बाद में बने। अज्ञात गमन 2000 साल पहले, जिसकी तो वो था अंतरिक्ष गमन। ये जो कल्पना चावला जिसमें गई थी वही घड़ी और वही समय है, इसमें वो उनका वो वापस लौटी नहीं, फिर एग्जैक्ट वही है। आप उसे उठा के देख लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, इतना माइन्यूट है। आज भी वैसे ही उस चीज़ को लिखा हुआ है। जैसे बारामूला ट्रायंगल के बारे में सारा कुछ बताया जा सकता है, पर मुश्किल ये है कि समझ में नहीं आएगा लोगों के, क्योंकि जिस लोग की हम बात करेंगे वो आपके अनुभव से परे है और आपकी हाइपोथेसिस से भी परे है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वो एक, क्योंकि हम सिर्फ वो समझते हैं जो हमने देखा, सुना और समझा होता। तो ये एक बड़ी वैसी बात है, तो इसको हम ऐसे देखेंगे तो ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया कि किसी ज्योतिषी का, पुरोहित का, पंडित का, ऐसे लोगों के हमने उनकी चोटियां खड़ी कर दी, उन्हें उपहास में हमने लेना शुरू किया। अब वो सोच ही नहीं पाया करेक्टर करने वाला भी, चाहे वो करेक्टर कोई जूनियर महमूद कर रहा था, चाहे वो करेक्टर कोई सुनील दत्त कर रहा था, चाहे कोई करेक्टर धर्मेंद्र कर रहा था। उसमें अगर वो कोई हिंदी बोल के किसी फिल्म में दिखा रहा है तो मनोरंजन कर रहा है वो। यानी कि देखने से आदमी को लगता है कि अगर आप हिंदी बोलेंगे तो जोकर हो जाएंगे, हिंदी बोलेंगे तो मस्खरे कहलाएंगे, हिंदी बोलेंगे। वो एक फिल्म आई थी ना, मुझे नाम याद नहीं उसका क्या है, या प्रोफेसर फिल्म का नाम था, वो उसमें बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं तो लोग सब उसकी मजाक उड़ा रहे हैं वो सब। तो वो धीरे धीरे वो नैरेटिव सेट होता गया, जिसका मतलब हिंदी बोलवा भी नहीं। और जब वो शेरवानी पहन कर, मुंह में पान खा कर, थोड़ी सी पी के साइड में गिरा के शेर पढ़ रहे हैं और वो उसके सब वाहवाही कर रहे हैं, तो लोगों को लगा कि ये अदब, ये कल्चर, ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया है भाई, इसे अपनाओ आप। तो ये धीरे धीरे सेट किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता। पर कोई बात नहीं, सत्य जो है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय, मुंडक उपनिषद का वचन है, तो सत्य की विजय होती है। धीरे धीरे ऐसे ही सब चलता रहता है। भारत के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है, हमारा जो वास्तु है उसका खेल है इसमें। एक्चुअली हमारा वास्तु ठीक नहीं है देश का, तो ये एक चीज़ है इसमें। जैसे अब ये मुंबई शहर को हम लें, मुंबई शहर आप मान के चलें कि 300 साल पहले मुंबई कोई शहर नहीं था, छोटे छोटे 7 द्वीप थे। अंग्रेज़ों ने बाकायदा मिट्टी पाट करके उन 7 को एक जगह मिलाया, जिसमें कुरला था, एक वर्ली था, एक मुंबा था, और ऐसा करके फिर उन्होंने उस जगह को बम्बई का नाम दिया, बॉम्बे बनाया उसका। पहले कुछ भी नहीं था। और लगभग, मतलब ये एक अजीब सी बात है, लेकिन 25-50 सालों में न्यूयॉर्क और मुंबई और ऐसे कई शहर डूब जाएंगे पानी में, उनका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और 10,000 साल बाद भारत पुनः विलीन हो जाएगा। ये धीरे धीरे श्रिंक होते होते पूरा, मतलब यानी कि बहुत समय है, कोई ऐसी घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 वर्ष का मतलब है कि आप लगभग काफ़ी जन्म ले सकते हैं। ये वापस श्रिंक होकर के हिमालय में मिल जाएगा, ऐसा रहेगा। जैसे पहले इजिप्ट में नदियां बहती थी। अभी मेरी बात को लोग सुनते नहीं हैं, एक दिन विज्ञान इसको सार्थक सिद्ध कर देगा कि मिडिल ईस्ट में, ये जितना भी मिडिल ईस्ट है वहाँ नदियां बहती थी, और मिस्र में भी नदियां थी, और वो रेत, वरना रेत का कोई मतलब नहीं, जैसलमेर में भी नदियां बहती थी। वो धरती हर 2-3 हज़ार साल बाद आधे 1 इंच अपना स्थान बदलती है। तो उस आधे इंच का आप देख रहे हैं, जब ये पानी का हमारे यहाँ लेबलिंग करते हैं, टाइल बिछाते हैं ना, ये टाइल इतना सा सूत भर फर्क से पानी कहीं का कहीं पहुँचता है। तो वो जहाँ जल था वहाँ थल हो गया, जहाँ थल था मरुस्थल हो गया, जहाँ ऐसे ऐसे करके चीज़ें चलती हैं। और ये भी हो सकता है कि 300 साल बाद मुंबई में और राजस्थान में बर्फ गिरे, वो स्विट्जरलैंड जैसे देश हो जाएं 300 साल 500 साल बाद, बर्फ में दबे हुए, और जो बर्फ के दबे हुए क्षेत्र हैं वो पठार में और मरुस्थल में बदल जाएं। ये सारी चीज़ें चलती।
जो डिस्कोर्स मुझे पसंद है या जिनमें मैंने बहुत अच्छे से लोगों को बात कहने की समझाने की कोशिश की है, उसको 100-200 लोगों से ज़्यादा कोई देखता ही नहीं। और जितना भी आप फूहड़, और मतलब आप जितना आप सतह से नीचे गिरते जाएंगे उतने लोगों को अधिक पसंद आते हैं। तो गुरु भी लोगों को ऐसे ही चाहिए, मस्खरे टाइप के, और वो दूसरे तरह के, क्योंकि वो शायद एक ये भी मैं पिछले 15-20 वर्षों में देख रहा हूँ कि हालांकि हमारे साथ एक बहुत शुभ संकेत ये कि हमारे पास सब लोग बहुत अच्छे क्वालिफाइड और समझदार और बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं समाज में एक औसतन देखता हूँ कि एक ह्रास हुआ है बुद्धिमत्ता का। थोड़ा सा IQ लेवल, जीनियसनेस कम हुई है। वो बहुत साधारण बातों पे भी लोग ऐ करते हैं या उसे वो समझ नहीं पाते, उसको फिर वो बड़ा एक इरिटेटेबल बात हो जाती है कि बहुत कॉमन सी बात भी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो जबकि वो बात उनके अनुभव जीवन का हिस्सा होनी चाहिए थी। तो ये एक बात बढ़ रही है हमारे यहाँ। तो लोग पर उन चीज़ों को कम पसंद करते हैं, वो सिर के ऊपर से गुजरती हैं उनके, या उनको सिर में ज़्यादा बोझ महसूस होने लगता है या कुछ है। अभयम भज रे चित संततम अभयम भज